एक शपथ, हम दिशा नहीं दशा बदलेंगे। एक क्रांति, हम समाज नहीं सोच बदलेंगे। एक जिद, हम अपना हक लेंगे। बताएंगे हम आपको अपना हक, दिलाएंगे हम आपको आपका हक। 5 बजे 5 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के साथ बुधवार 1 मार्च से शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस 16वें सत्र में 6 मार्च को बजट पेश किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के अंतिम पूर्णकालिक बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। माना जा रहा है कि इस बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। इस बजट सत्र की खास बात यह है कि 6 मार्च को खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। वहीं इस बार डिजिटल इंडिया की थीम पर ही छत्तीसगढ़ का यह बजट डिजिटल होगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। सत्र के पहले ही दिन ऐसा हंगामा हुआ कि नए राज्यपाल को अपना पहला बजट अभिभाषण भारी शोर शराबे के बीच ही शुरू करना पड़ा और अभिभाषण खत्म होते ही हंगामा जारी रहा। आपको सीधे छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, जहां से हमारी सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी लाइव जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की बजट के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला है। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है अरुण, और शुरुआत से ही इस बार भाजपा काफी आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से परंपरा रही है, संसदीय परंपरा के तहत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होती है। ऐसे में आज राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जब अपना बजट भाषण माफ कीजिएगा अभिभाषण जब वे इस सत्र के दौरान के लिए पढ़ने के लिए सदन में पहुंचे, और उनके पहुंचते साथ ही भाजपा ने एक महत्वपूर्ण मसले को लेकर के सीधे तौर पर सवाल उठाने खड़े शुरू कर दिए। भाजपा की ओर से राज्य सरकार द्वारा जिस प्रकार से आरक्षण के मसले पर राजभवन को कोर्ट में ले जाकर के खड़ा किया गया, इस मसले को आज भाजपा ने सदन में उठाया। कोर्ट राज्य सरकार गई थी, इस मसले को लेकर के सीधे तौर पर भाजपा ने न केवल तंजे कसा बल्कि यहाँ पे सवाल भी खड़े किए। राज्यपाल को उनके अपने अधिकार याद दिलाने की कोशिश भी यहाँ पे भाजपा के तमाम जो नेता हैं वो सदन के भीतर ही करते नजर भी आए। इसके अलावा जब ये मसला शुरू भी हुआ तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में ही एक बड़ी टकरार और तीखी नोक-झोंक हमें सदन के भीतर देखने को मिली। इस दौरान भाजपा के नेतागण कहते भी नजर आए कि राज्यपाल से यदि कांग्रेस को और राज्य सरकार को इतनी दुविधा है, उन पर अगर विश्वास ही नहीं है, तो राज्यपाल से आखिर वे अभिभाषण क्यों पढ़ा रहे हैं। लगातार आरोपों का जो दौर था वो सदन के भीतर इस दौरान चलता भी रहा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे धर्मलाल कौशिक, उन्होंने भी इस पूरी स्थिति को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने संवैधानिक संकट खड़ा होना भी इस पूरे मसले पर बताया। हालांकि इधर सत्ता पक्ष का हम जिक्र कर ले, सत्ता पक्ष लगातार इन सभी तीखी टिप्पणियों पर अपनी प्रतिक्रिया देती भी रही, और संसदीय कार्य मंत्री है रविंद्र चौबे, उनके ओर से भी बयान यहाँ पे सामने आया। उनका साफ तौर पर कहना भी रहा कि राज्यपाल के मसले को लेकर के इस प्रकार से सवाल खड़े करना ये परंपरा के विरुद्ध है। ये दुखद स्थिति है कि भाजपा ने आज अभिभाषण के दौरान पे ही ये तमाम विषयों को उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि जो राज्यपाल होते हैं ये संवैधानिक प्रमुख होते हैं, और विधानसभा में भी जो उनका पद है संवैधानिक पद ये सबसे बड़ा होता है। इसके बावजूद भाजपा की ओर से इस प्रकार से टिप्पणी किया जाना, राज्यपाल को उनके अधिकारों को याद दिलाया जाना और उस पर फिर टिप्पणी किया जाना, ये कहीं ना कहीं दुखद उन्होंने माना है। उनका ये भी आरोप था कि भाजपा स्वयं राज्यपाल का सम्मान नहीं कर रही है। सदन के भीतर तो ये स्थिति थी, बहरहाल सदन के बाहर भी इसी प्रकार की एक स्थिति हमें देखने को मिली, जहां पे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही साथी आमने सामने होते हुए बयानबाजी करते हुए नजर आए। बहरहाल इन तमाम बयानबाजियों के मध्य, इन तमाम तस्वीरों के मध्य राज्यपाल ने अपना अभिभाषण इन तीखी टिप्पणियों के मध्य खत्म भी किया। जी अरुण। आकांक्षा, क्या बीजेपी ये बजट सत्र पास करने की बात चल रही है कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी इसको लेकर विरोध जता रही है, बीजेपी का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, ये इस
बार चुनाव से पूर्व का बजट सत्र है। जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष अपनी पूरी कोशिश कर रही है अरुण की वे जनता के लिए उन तमाम मुद्दों को ला सके, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे महिला वर्ग हो, युवा वर्ग हो, बच्चों से लेकर के हर एक वर्ग तक को निशाने में रखते हुए उनके लिए इस बार की बजट व्यवस्था बेहतर की जा सके, ये इस वक्त राज्य सरकार और सत्ता पक्ष की कोशिश है। लेकिन विपक्ष में इस वक्त बीजेपी बैठी और जाहिर सी बात है विपक्ष का जिस प्रकार से धर्म रहता है हर एक मुद्दे को उठाना, और चुनाव से पहले इस बार भाजपा ने इस सत्र में तमाम तैयारियां कर ली है, जिसमें कानून व्यवस्था मुद्दे के स्वरूप में उठाया जाएगा। इतना ही नहीं, बजट में जो तमाम विषय आएंगे उसे तो भाजपा भुनाने की कोशिश करेगी ही। प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन का मामला हो, महिलाओं के मुद्दे हो, शिक्षा से संबंधी मुद्दा हो, स्वास्थ्य से संबंधी मुद्दा हो, तो ऐसे तमाम मुद्दे जिसे भाजपा ने रणनीति के स्वरूप उठाने का इस बार निर्णय ले लिया है। आपको मैं बता भी दूं, इस बार लगभग 23 से अधिक शून्यकाल भाजपा की ओर से लगाए गए हैं। वहीं सदन में इस बार 57 से अधिक ध्यानाकर्षण रहेंगे अरुण। तो जाहिर सी बात है कई महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण हमें सदन के भीतर देखने को मिलेगा। कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के माध्यम से इस सदन में हमें देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है सदन इस बार का हंगामेदार हो सकता है, लेकिन आज में प्रदेश की जनता इस वक्त बैठी हुई है क्योंकि 6 मार्च को बजट प्रस्तुत होने जा रहा है। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं इस बजट को पेश करेंगे। तो ये बजट कितना खास हो सकता है, इसके अलावा जो ये पूरा आगामी सत्र है, क्योंकि 14 बैठकें इस पूरे सत्र में होनी है, तो ये 14 बैठकों में क्या कुछ नई तस्वीर निकल करके सामने आती है, इसका हमें इंतजार करना होगा। जी अरुण। आकांक्षा, क्या लग रहा है कि विधानसभा को चलने दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस अपना बजट पेश करेगी, कांग्रेस का आखिरी बजट है, इसको लेकर हो सकता है कि बीजेपी हंगामा करे? भाजपा लगातार ये आरोप लगा रही है अरुण की इस बार का बजट सत्र और वृहद होना था। आकार को लेकर के भाजपा अब लगातार सवाल उठा रही है कि इस बार का समय उन्हें कम दिया गया है। महज 14 बैठकें इसमें होनी है और कई मुद्दे उनके पास है। इस बीच बजट भी पारित किया जाएगा। बजट की अनुदान मांगों को लेकर के विभागवार और सिलसिलेवार चर्चा भी की जाएगी। तो जाहिर सी बात है भाजपा के समक्ष इस बार समय कम है। ऐसे में अपने तमाम मुद्दों को सदन में उठाने की कोशिश भाजपा यहाँ पे करते हुए नजर आ सकेगी। जी अरुण। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भारी हंगामा हुआ है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से बजट पेश किया जाना है, और वहीं ये इस बार का जो बजट रहेगा वो डिजिटल इंडिया की थीम पर छत्तीसगढ़ का यह बजट रहेगा। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही है। पहले ही दिन ऐसा हंगामा हुआ कि नए राज्यपाल को अपना पहला बजट अभिभाषण भारी शोर शराबे के बीच ही शुरू करना पड़ा है। जयपुर में एक मां ने अपने बेटे की हत्या कर दी। इस हत्या की प्लानिंग मां करीब 10 दिन से कर रही थी। हत्या कहां, कैसे और कौन करेगा, पूरी प्लानिंग मां ने पहले ही की थी। मां अपने बेटे की गंदी हरकतों से परेशान हो चुकी थी। साथ ही सोचा बेटे की मौत हो जाएगी तो कर्जा माफ हो जाएगा, क्लेम मिलेगा और अलग इसी तरह पहले की तरह बेटे की हत्या करवा दी जाएगी। फिर उसका शव हाईवे पर पिकअप के नीचे फेंक दिया। मां समेत कुल 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एडिशनल कमिश्नर केलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि 25 फरवरी की रात आमेर थाना पुलिस हाईवे पर गश्त कर रही थी, तभी दिल्ली हाईवे पर राजस्थानी रिसोर्ट के पास एक युवक का शव मिला, जिसकी पुलिस ने जांच की। जांच में पता चला कि मां ने ही बेटे की हत्या करवाई थी। आपको बता दें राजस्थान से एक खबर है जहां मां ने अपने बेटे की हत्या करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मां को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के जयपुर का ये पूरा मामला है जहां बेटे की हरकतों से तंग आ चुकी मां ने अपने बेटे की हत्या करवाई है। पूरी प्लानिंग के तहत ये हत्या करवाई गई है। मां ने 10 दिन पहले से ही बेटे की हत्या की प्लानिंग की थी, जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने मां सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि मां बेटे की हरकतों से परेशान थी। जिसके बाद मां ने अपने बेटे की हत्या करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने मां समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि 25 फरवरी की रात आमेर थाना पुलिस हाईवे पर गश्त कर रही थी, तभी दिल्ली हाईवे पर राजस्थली रिसोर्ट के पास एक युवक का शव मिला था, जिसकी पुलिस ने जांच की। जांच में पता चला कि मां ने ही बेटे की हत्या करवाई थी। राजस्थान के जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक मां ने अपने बेटे की हत्या करवाई है। पूरी प्लानिंग के तहत यह हत्या करवाई गई है।
जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मां सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि 25 फरवरी की रात आमेर थाना पुलिस हाईवे पर गश्त कर रही थी, तभी दिल्ली हाईवे पर रजतस्थली रिसोर्ट के पास एक युवक का शव मिला था, जिसकी पुलिस ने जांच की। जांच में पता चला कि मां ने ही बेटे की हत्या करवाई है। राजस्थान के जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक मां ने अपने बेटे की हत्या करवाई है। पूरी प्लानिंग के तहत ये हत्या की गई है। बेटे की गंदी हरकतों से परेशान हो चुकी थी मां। साथ ही मां ने सोचा कि बेटे की मौत हो जाएगी तो कर्जा माफ हो जाएगा, क्लेम मिलेगा, और इसी के तहत मां ने बेटे की हत्या करवाई। फिर उसका शव हाईवे पर पिकअप के नीचे फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मां समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि 25 फरवरी की रात आमेर थाना पुलिस हाईवे पर गश्त कर रही थी, तभी दिल्ली हाईवे पर रजतस्थली रिसोर्ट के पास एक युवक का शव मिला, जिसकी पुलिस ने जांच की। जांच में पता चला कि मां ने ही बेटे की हत्या करवाई थी। राजस्थान के जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक मां ने अपने बेटे की हत्या करवाई है। पूरी प्लानिंग के तहत मां ने अपने बेटे की हत्या करवाई है। इस हत्या की प्लानिंग मां करीब 10 दिन से कर रही थी। हत्या कहां, कैसे और कौन करेगा, पूरी प्लानिंग मां ने पहले ही करके रखी थी। मां अपने बेटे की गंदी हरकतों से परेशान हो चुकी थी। साथ ही सोचा कि बेटे की मौत हो जाएगी तो कर्जा माफ हो जाएगा, क्लेम मिलेगा, और अलग इसी के तहत पहले बेटे की हत्या करवाई। फिर उसका शव हाईवे पर पिकअप के नीचे फेंक दिया। मां समेत कुल 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि 25 फरवरी की रात आमेर थाना पुलिस हाईवे पर गश्त कर रही थी, तभी दिल्ली हाईवे पर रजतस्थली रिसोर्ट के पास एक युवक का शव मिला, जिसकी पुलिस ने जांच की। जांच में पता चला कि मां ने ही बेटे की हत्या करवाई थी। राजस्थान से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जयपुर में एक मां ने अपने बेटे की हत्या करवाई है। पूरी प्लानिंग के तहत ये हत्या की गई है, क्योंकि मां अपने बेटे की हरकतों से परेशान हो चुकी थी। आपको सीधे राजस्थान लिए चलते हैं, जहां से हमारी स्टेट हेड पूजा जोशी लाइव जुड़ चुकी हैं। पूजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मां ने अपने बेटे की हत्या करवाई है, वो भी प्लानिंग के तहत ये हत्या की गई है। बिल्कुल अरुण, मैं आपको बता दूं कि ये जयपुर की घटना है। जयपुर में एक मां ने अपने ही बेटे की हत्या करवाई है, और ये जो मां है उसने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। 10 दिन पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी कि कैसे, कब और कहाँ उसके बेटे को मारना है। हालांकि इस प्लानिंग में मां अकेली नहीं थी। मास्टरमाइंड मां ने अपने रिश्तेदार और जो है उनके घर के किराएदार, उनको भी शामिल कर रखा था, और पूरी प्लानिंग से जो है इन लोगों ने मिलकर के बेटे की हत्या की, उनका मर्डर किया। उसे पहले फार्म हाउस लेकर गए, फार्म हाउस ले जाने के बाद में उसे शराब पिलाई, शराब के नशे में प्रॉपरली उसे धुन किया, और शराब के नशे के बाद में उसका हाथ पैर पकड़ के कमर से घोट करके उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद इतना ही नहीं, उसे जो है वो या पुलिस को किसी को शक ना हो उनके ऊपर, और ये जो है मर्डर केस ना लग के एक्सीडेंट केस लगे। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिलती है, आमेर पुलिस को इसकी सूचना मिलती है, जब पुलिस गश्त कर रही होती है तो शव मिलता है। शव मिलने पर उसकी जांच पड़ताल होती है, उसका पोस्टमार्टम होता है, तो पाया जाता है कि ये जो मृतक है कहाँ का है। फिर पुलिस वहां पहुंचती है, वहां पर मां से पूछताछ करती है, तो मां हड़बड़ा जाती है और फिर सारी सच्चाई सामने आ जाती है। मां पुलिस को बताती है कि मैं बेटे से काफी परेशान थी, वो शराब पीता था, उसने कर्जा कर रखा था, बहुत ज्यादा परेशान करता था। शराब पीने के बाद में बहन बेटियों को मारना पीटना, उनके साथ में गंदी हरकतें करना। इतना ही नहीं, उसकी शराब पीने की लत से बीवी ने परेशान होकर 2 साल पहले सुसाइड भी किया था। तो कहने का मतलब ये है कि उसका पूरा परिवार सा खत्म हो गया था। माँ हद से ज्यादा परेशान हो लगी थी, लोग बाग ताने मारने लगे थे, हर कोई माँ के पास शिकायत लेके आने लगा था। तो इन सब से परेशान होकर के माँ ने अपने ही कलेजे के टुकड़े को बेरहमी से मरवा दिया। हालांकि ये बहुत मुश्किल है एक माँ के लिए उस बेटे को मारना जिसे वो पालती है, बड़ा करती है, जन्म देती है और सपने देखती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर के या मेरा बच्चा बड़ा होकर के उसके परिवार के लिए कुछ करेगा या उनके माँ बाप के लिए कुछ करेगा। लेकिन इस प्रकार एक निर्मम माँ के लिए बहुत एक निर्मम क्षण रहा होगा जब उसकी माँ ने उसके ही बेटे का मर्डर करवाया। हालांकि जो पुलिस
है उसने पूछताछ में और भी जो लोग हैं जो शामिल थे इस मर्डर में उनको गिरफ्तार कर लिया है। मां सहित 6 लोगों को पूजा, क्या मां के पास वो आखिरी और पुलिस जांच चांस हत्या ही बची थी? उसे बाल सुधार गृह भेजा जा सकता था, उसके खिलाफ एफआईआर करवाई जा सकती थी, हो सकता था कि वो बच्चा सुधर जाए, लेकिन हत्या कर देना कहां तक सही है? बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए ये कलयुगी समय है। आप अच्छे से जानते हैं, हम आए दिन खबरें पढ़ते हैं कि बेटे ने माँ की हत्या की, भाई ने भाई को मारा, बहन ने भाई को मार दिया। तो आजकल ये सब नॉर्मल हो गया है। ये पता नहीं ये क्राइम जो है, अपराध जो है इतना बढ़ गया है, लोग गुस्से में आकर अपने ही परिवार का कत्ल कर देते, अपने ही परिवार के हिस्से का खून कर देते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि एक माँ के लिए क्या यही ऑप्शन था, तो बिल्कुल ये ऑप्शन नहीं था। और भी तरीके से माँ उसको सुधार सकती थी, एफआईआर दर्ज करवा सकती थी, आपने जैसा कहा बिल्कुल पुलिस के हवाले कर सकती थी, या फिर अदरवाइज और भी बहुत सारे ऑप्शन थे। लेकिन इस प्रकार एक माँ का अपने ही कलेजे के टुकड़े की हत्या करवा देना एक बहुत बड़ी बात है। पूजा, देखा जाए 10 दिन पहले से इसकी प्लानिंग चल रही थी, क्या 10 दिन से किसी को भनक नहीं लगी कि माँ अपने बेटे की हत्या करवाना चाह रही है? बिल्कुल अरुण, देखिए 10 दिन पहले से ही वो प्लानिंग कर रही थी, पल पल की वो प्लानिंग कर रही थी। उसको ये भी पता था कि मेरा बेटा किस समय कहाँ जाने वाला है, उसको कैसे मुझे मौत के घाट उतरवाना है, क्योंकि मास्टर माइंड माँ थी। देखिए आजकल हर कोई टीवी में देखकर, मोबाइल में देख करके शार्प हो गया है। सावधान इंडिया देखने के बाद में लोगों के माइंड में इतनी सारी चीजें आने लगी है कि वो अब क्राइम वो बहुत आसानी से करने लगे हैं। क्राइम के लिए उनके मन में ना कोई झिझक होती है, ना कोई भय होता है, और वो आसानी से इस घटना को घटित कर देते हैं, आसानी से वारदात को अंजाम दे देते हैं। तो माँ ने भी पिछले 10 दिनों से प्लानिंग की। वो 10 दिन इसीलिए लिए गए थे ताकि आस पड़ोस वालों को, रिश्तेदारों को या पुलिस को किसी भी प्रकार से भनक ना हो, किसी को शक ना हो कि उसको मरवाने का माँ का प्लान है। ये इस प्रकार की बात रखी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। आपको बता दें, राजस्थान के जयपुर से एक खबर है जहां एक मां ने अपने बेटे की हत्या करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मां समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम जोरों पर है। दरअसल अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के मकान पर बुलडोजर चलाया गया है। वहीं जफर अहमद और अतीक अहमद की पत्नी के घर पर भी बुलडोजर पर एक्शन जारी है। आपको बता दें कि प्रयागराज जिले में हुए उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने इस मामले में एलएलबी के एक छात्र सदाकत खान को गिरफ्तार किया है। सूबे के गाजीपुर जिले का रहने वाला खान मुस्लिम हॉस्टल में रहता था। पुलिस के मुताबिक इसी हॉस्टल में विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या की साजिश की गई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया है और ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। वहीं प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी के घर पर बुलडोजर एक्शन के दौरान 2 विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं। लखनऊ के महानगर क्षेत्र के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में अतीक अहमद फ्लैट पर प्रयागराज पुलिस ने छापेमारी की है। वेस्ट बंगाल नंबर की लैंड क्रूजर और मर्सिडीज कार पुलिस ने अपने कब्जे में ली है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से एक खबर है जहां पर माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई है जहां पर माफियाओं के मकानों को जमींदोज किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस ने हॉस्टल में विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने वालों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों पर भी इनाम घोषित कर दिया है और ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। वहीं प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी के घर बुलडोजर एक्शन के दौरान 2 विदेशी हथियार बरामद हुए हैं। लखनऊ के महानगर क्षेत्र के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में अतीक के फ्लैट पर प्रयागराज पुलिस ने छापेमारी की है। आपको सीधे उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां से हमारे सीनियर रिपोर्टर आकर्ष शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं। आकर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखा जाए, इस वक्त उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। सीएम योगी के जो निर्देश थे उस पर लगातार एक्शन हो रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल अरुण, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में भाषण के दौरान कहा था कि जो भी इस साजिश के पीछे के लोग हैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा, और उसी के चलते अभी जिस दिन हत्या हुई है उमेश पाल की, उसके 60 घंटे बीतने के अंदर जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ था, और आज जिस तरीके से धूमनगंज पुलिस और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जिस तरीके से आज प्रयागराज में कार्रवाई करी है,
बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से अतीक के करीबी रहे हैं जफर, उनके घर पर आज बुलडोजर चढ़ा है। नक्शे के विपरीत बना हुआ था मकान, नक्शा पास नहीं था, उस पर कार्रवाई करी गई है। और साथ ही साथ यूनिवर्सल अपार्टमेंट राजधानी लखनऊ के महानगर क्षेत्र में भी कार्रवाई करी गई है। प्रयागराज पुलिस ने राजधानी लखनऊ आकर के कार्रवाई करी है, जिसमें एक लैंड रोवर गाड़ी जो कि दिल्ली का नंबर रजिस्टर्ड था, और दूसरी गाड़ी जो कि वेस्ट बंगाल के नंबर पर रजिस्टर्ड थी, मर्सिडीज बेंज की गाड़ी थी वो। इन दोनों गाड़ियों को पुलिस ने सीज किया है। लगभग 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई जा रही है, जिसको आज प्रयागराज पुलिस ने सीज किया है। और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विपक्ष ने घेरने का प्रयास किया था, उस पर अब सरकार के साथ साथ शासन और प्रशासन कार्रवाई करता नजर आ रहा है। जी, आकर सपा कह रही है कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, बीजेपी नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सदन में इस कार्रवाई को लेकर के सवाल उठाए थे, वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में भाषण के दौरान ये साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया पर तेजी से वो फोटो ट्रेंड हो रही है, फोटो वायरल हो रही है, जिसमें अखिलेश यादव जो हत्या में जो दोषी है उनके हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पार्टी का सिंबल भी पीछे लगा हुआ है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर से अखिलेश यादव को घेरने का प्रयास किया। हालांकि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष आज सदन में मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास का अच्छा मॉडल है, या तो आप विकास के कार्यों में भाग ले या फिर उत्तर प्रदेश से ही भाग ले। जिस तरीके से आज अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से बाहर दौरे पर है, उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के साथ साथ घेरने का प्रयास किया है। जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार कार्रवाई की मांग को लेकर के लगातार सरकार को घेर रहे थे, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पर चर्चा करते हुए अखिलेश यादव पर भी टिप्पणी करी है। और जिस तरीके से प्रयागराज और धूमनगंज पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, उस पर भी जवाब दिया। जी, क्या विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह जो थे उमेश पाल, उनकी जो हत्या की गई है, उनके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है अभी तक? देखिए, धूमनगंज पुलिस ने जिस तरीके से जो अतीक के बेटे का ड्राइवर बताया जा रहा था, सफेद रंग की क्रेटा चला रहा था, उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया। हालांकि अतीक की जो वाइफ है, उन्होंने प्रयागराज में एक ज्ञापन दिया है, एक पत्र दिया है न्यायालय को, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे लोगों की करीबियों की हत्या की जा सकती है। पुलिस जबरन उनको उठा के ले जा रही है, लेकिन पुलिस ने इस मामले पे अभी भी कोई खुलासा नहीं किया, चाहे वो गिरफ्तारी को लेकर के हो या फिर अन्य मामलों पर लेकर। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई तेज हुई है, साफ है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब काम किया जा रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आकर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी के घर बुलडोजर एक्शन के दौरान 2 विदेशी हथियार बरामद हुए हैं। लखनऊ के महानगर क्षेत्र के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में अतीक के फ्लैट पर प्रयागराज पुलिस ने छापेमारी की है। हरियाणा के कनीना बस स्टैंड का शिलान्यास कर्नल महासिंह ने 22 दिसंबर 1947 को किया था। बाद में 4 जून 1983 को कर्नल राम सिंह इसका उद्घाटन कर गए थे। तब से बस स्टैंड सुचारू रूप से बसों का संचालन कर रहा है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में सामान्य बस स्टैंड कनीना को कंडम घोषित किया जा चुका है। इसके बाद भी अभी भी बस स्टैंड में बसें संचालित हो रही हैं। भवन को देखने पर लगता है यह कभी भी भरभरा कर गिर सकता है। इस बस स्टैंड पर दिन भर में हजारों यात्री सफर करने के लिए आते हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हरियाणा से खबर बता रहे हैं आपको। मैं विजय पाल, इंस्पेक्टर स्टैंड इंचार्ज करीना। मैं यहाँ आए हुए 3 महीने हो गए करीब। मौखिक रूप से हमें पता है कि ये 2 साल से कंडम घोषित कर रखे हैं, मौखिक रूप से बताया गया है। यहाँ पे क्या बसों का आवागमन चल रहा है सर अभी भी? हाँ जी, बसें चल रही है लगातार। तो क्या कंडम भवन से किसी हादसे का इंतजार कर रहा है क्या सर प्रशासन, या प्रशासन शायद इसी बात का इंतजार कर रही है? हाँ जी, मैं विजय पाल, इंस्पेक्टर स्टैंड इंचार्ज करीना। मैं यहाँ आए हुए 3 महीने हो गए करीब। मौखिक रूप से हमें पता है कि ये 2 साल से कंडम घोषित कर रखे हैं, मौखिक रूप से बताया गया है। यहाँ पे क्या बसों का आवागमन चल रहा है सर अभी भी? हाँ जी, बसें चल रही है लगातार। तो क्या कंडम भवन से किसी हादसे का इंतजार कर रहा है?
आपको सीधे हरियाणा लिए चलते हैं, जहां से हमारे रिपोर्टर अनिल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कनीना में जो बस स्टैंड है कंडम हो चुका है, लेकिन प्रशासन इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? वहां से बसों का अभी भी संचालन किया जा रहा है। सर, ये जो बस स्टैंड, जो कनीना का बस स्टैंड है, ये पिछले 2 वर्षों से बिल्कुल कंडम हो चुका है और यहाँ पे दिन भर में हजारों यात्री यात्रा करते हैं। स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं भी आते रहते हैं। ये भवन की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी भरभरा कर गिर सकता है। इसके बारे में हमने प्रशासन से, रोडवेज अधिकारियों से, जीएम मैनेजर साहब से, सभी से बात की और इसको 2-3 बार हमने रखा भी है, सामने भी रखा, उनके प्रपोजल भी रखा है कि सर इस तरीके से ये क्या आपकी ये सरकार और ये क्या परिवहन विभाग किसी हादसे का इंतजार कर रहा है। जब हमने जनरल मैनेजर जो रोडवेज के हैं हमारे यहाँ नारनौल में, नवीन शर्मा जी से बात की तो उन्होंने कहा कि इसके लिए ई टेंडरिंग की जा रही है, जल्दी ही इसका कुछ न कुछ समाधान किया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ना तो कोई साफ सफाई की व्यवस्था है, ना यहाँ पे कोई शौचालय है। महिलाओं को, बच्चों को, दूर दराज क्षेत्र के जो आते हैं उनको वॉशरूम जाने के लिए भी काफी परेशानी होती है। लोग इधर उधर दौड़ते नजर आते हैं। और रही बसों की हालत, तो इन बसों का भी ये हालत है कि अगर उनकी उस समय जब ये बसें वहां पे बस स्टैंड पे लगती हैं तो अगर देखा जाए तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि किसी की जान माल को नुकसान हो सकता है। हमने काफी बार अधिकारियों से बात की, हमने एसडीएम जो कनीना है हमारे सुरेंद्र सिंह जी, उनसे बात की कि सर इस भवन को ये कंडम हो चुका है, पिछले 2 वर्ष से ये कंडम पड़ा हुआ है, इससे बसों का संचालन क्यों करने हैं। तो उन्होंने भी यहाँ के आके दौरा किया और उनको दिशा निर्देश दिए थे जो जहाँ पे बस स्टैंड इंचार्ज हुआ था, लेकिन पिछले 2 साल से इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पता नहीं रोडवेज विभाग या हमारी सरकार, प्रदेश सरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है, किसी के मरने की वो देख रही है कि तब जाके कुछ किया जाए। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, हरियाणा के कनीना का बस स्टैंड जर्जर हो चुका है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बस स्टैंड इतना जर्जर हो चुका है कि कभी भी भरभरा कर गिर सकता है। पांच बजे की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार। एक शपथ, हम दिशा नहीं दशा बदलेंगे। एक क्रांति, हम समाज नहीं सोच बदलेंगे। एक जिद, हम अपना हक लेंगे। बताएंगे हम आपको अपना हक, दिलाएंगे हम आपको आपका हक। 5 बजे 5 बड़ी खबरें।